Hello students, today we are going to start our second unit, which is the second law of thermodynamics, and under this unit we are going to study about statements of second law, heat engine, heat pump and refrigerator. The contents for this topic are: first is a concept, second is the limitation of first law, then Kelvin-Planck statement, classes statement. These statements are the statements of second law. The last one is the equivalence of Kelvin-Planck and class statement. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड लॉ हम क्यों पढ़ते हैं. तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो क्या होता है, वर्क और हीट में चेंज होते रहता है. बट हमको ये नहीं पता चलता कि वर्क हीट में चेंज हो रहा है या फिर हीट वर्क में चेंज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उसका डायरेक्शन पता नहीं चलता कि डायरेक्शन किस तरफ चल रहा है, वर्क से हीट की तरफ या फिर हीट से वर्क की तरफ. ये इसका क्या है, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन भी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट लॉ क्या होता है कि वर्क हमेशा आपका जो कंप्लीट किस कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हीट हमेशा जो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि हीट और वर्क आपस में कन्वर्टिबल है, बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ सही नहीं है. ठीक है, और देखते हैं इसमें फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल नॉट. उसमें सिर्फ ये है कि हाँ प्रोसेस हो रही है, बट वो चीज़ फिजिबल है कि नहीं है, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये चीज़ हमको मालूम नहीं चलता है. दूसरा कि जैसे पहले भी देखा हमने कि डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, और स्पेसिफिक कोई कंडीशन है उन कंडीशंस के बारे में भी हमको पता नहीं चलता. मतलब वर्क से जो है वो सिस्टम में जा रहा है और वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, कि हीट जो है वो सिस्टम में जा रही है और वर्क कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज़ हमको मालूम नहीं चलता. ठीक है, फर्स्ट लॉ में सिर्फ क्या होता है कि हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट का फ्लो होता है, और कोल्ड रिजर्वायर से अगर हमको हीट जो फ्लो करना है हॉट रिजर्वायर में, तो ये चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये चीज़ फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता. जबकि हमको मालूम है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं है. जो हीट होता है वो कभी भी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं होता है. ठीक है, अब इसमें हम जो परफॉर्मेंस इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, उनका परफॉर्मेंस हम किस में चेक करते हैं, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. तो ये था हमारा हॉट, जैसे कि हो गया हमारा हॉट कंटेनर है, अगर इस तरफ से हीट का फ्लो जा रहा है किधर, लोअर टेम्परेचर की तरफ या कोल्ड सराउंडिंग की तरफ, तो ये चीज़ पॉसिबल है. बट अगर यही हम इसका डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं कि कोल्ड रिजर्वायर से अगर हॉट रिजर्वायर की तरफ हमको जाना है, तो ये चीज़ उसके नेचुरल वे में पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हमको कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट हमको लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. तो यहाँ पे जो रिजर्वायर है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको मालूम है वाटर रिजर्वायर मतलब होता है डैम. डैम में क्या होगा, बहुत सारे अमाउंट में आपको क्या रहता है, वाटर रहता है. उसमें अगर थोड़ा बहुत वाटर वहाँ से अपन निकाल दें या थोड़ा बहुत वाटर उसमें हम डाल दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेम उसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है TER, इससे भी डिनोट करते हैं. तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर किससे रिलेटेड होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड होगा. तो कोई एक ऐसा हमारे पास कंटेनर होगा जिसमें बहुत अमाउंट में हीट होगा, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत हीट अगर हम डाल दें या वहाँ से निकाल दें तो उसका टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. ठीक है, A thermal energy reservoir is defined as a large body of infinite heat capacity which is capable of absorbing or rejecting an unlimited amount of heat without suffering appreciable changes in its thermodynamic coordinates. Thermodynamic coordinates मतलब हो गया उसका टेम्परेचर. टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर हम दो, ये हो गया हमारा एक रिजर्वायर, एक हो गया दूसरा रिजर्वायर, तो इसमें से हम कोई अगर एक रिजर्वायर को टेम्परेचर को हम ज़्यादा माने, दूसरे को कम माने, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रहेगा हमारा सोर्स, और जिसका टेम्परेचर कम रहेगा उसका रहेगा सिंक. थर्मल रिजर्वायर विच विल बी एट हाई टेम्परेचर विल बी टर्म्ड एज हीट सोर्स एंड लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट सिंक. मतलब ये जो है इसका टेम्परेचर अगर हम T1 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2. यहाँ से हीट फ्लो कितना हो रहा है, Q1, और यहाँ से हीट फ्लो आपका कितना है, Q2. ये हो गया हमारा कोई एक साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका बॉयलर, फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर, पंप.
पंप में हमको वर्क करना पड़ता है, टरबाइन से वर्क बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें वर्क और हीट इंटरेक्शन है विद दिस टू रिजर्वायर्स। द नेक्स्ट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन ये जो होता है इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सो हीट इंजन इज अ साइकिल in a thermodynamic cycle in which there is a net heat transfer to the system and a net work transfer from the system। ठीक है, इसमें हम कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमको वर्क बाहर निकलेगा। जैसे कि आपका ये हीट रिजर्वायर हो गया, हॉट रिजर्वायर ये हो गया TH, दिस इज द कोल्ड रिजर्वायर TC। यहाँ से हीट आ रही है QH, यहाँ से नीचे जा रही है हीट QC और कुछ अमाउंट पे वर्क आपको बाहर निकल रहा है। मैंने आप लोग को जो बुक प्रोवाइड की है उस बुक में यहाँ पे आपको टेम्परेचर ये लिखा रहेगा T1 लिखा मिलेगा, ये T2 लिखा हुआ रहेगा, ये आपका Q1 रहेगा, ये आपका Q2 रहेगा और ये W नेट के फॉर्म में रहेगा। और जो W नेट होता है वो होता है Q1 माइनस Q2। मतलब जितना अमाउंट का हीट हमने इसमें दिया कुछ वर्क ये बाहर निकालेगा और बाकी जो हीट है वो हमारा कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो W नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपका। ये जो हीट इंजन है ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में बस आप इतना मानिए, इतना आपको ध्यान में रखना है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है। इस साइक्लिक हीट इंजन में इनपुट कितना है Q1, ठीक है, आउटपुट कितना है W नेट प्लस Q2। तो अल्टीमेटली क्या मिला, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W नेट। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखोगे आपको फॉर्मूला याद रखने में ईजी होगा। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है हमारा पावर प्लांट। जैसे कि बॉयलर हो गया, बॉयलर में क्या होता है, बाहर से हीट आती है, टरबाइन के थ्रू आपको क्या होता है, वर्क आउटपुट मिलता है। कंडेंसर वो स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट करता है, मतलब हीट यहाँ से रिलीज़ होती है। और पंप क्या करता है, जब हम बाहर से काम करते हैं तो वापस से बॉयलर में वाटर को फीड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया जिसमें ये हीट अंदर आ रही है, ये हीट बाहर जा रही है और ये जो W वर्क पंप में हो रहा है और WT जो टरबाइन से बाहर निकल रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट है WH मतलब W नेट। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका कॉमन एग्जांपल हीट इंजन के लिए। अब यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले हीट इंजन है वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसमें से कुछ एक पार्ट जो है वो आपको वर्क के फॉर्म में बाहर निकल गया, बाकी जो हीट है वो हीट आपका लोअर टेम्परेचर जो सिंक है या जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं वहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। ये इसके 4 प्रोसेस हैं। क्लियर, ये देखो सोर्स, ये आपका हीट इंजन, यहाँ से वर्क निकला, यहाँ से हीट आपका सिंक में चला गया और ये साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये आपका हीट इंजन का हो गया। अब अगर हम हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी जो होता है ये था रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू द हीट सप्लाइड। जैसे यहाँ पर इसका जो हीट सप्लाई है कितना है Q1, इसका हीट आउटपुट कितना है Q2 और वर्क कितना निकल रहा है W। सो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा W/Q1, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। और एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं हुआ है, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, क्योंकि वर्क का यूनिट भी क्या है आपका किलो जूल और हीट का भी यूनिट क्या है किलो जूल। तो किलो जूल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एफिशिएंसी का यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। तो क्या हो गया एफिशिएंसी, डिजायर्ड रिजल्ट मतलब वर्क डन, रिक्वायर्ड हीट इनपुट मतलब Q1, देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट बाय Q इन। W नेट Q1 माइनस Q2, जैसे मैंने बताया था। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लेके बनाना है तो 1 माइनस Q आउट बाई Q इन, ये आपका निकल जाएगा। जहाँ पर जो W नेट होता है वो W आउट माइनस W इन। W आउट का मतलब हो गया जो टरबाइन वर्क बाहर निकल रहा था और W इन का मतलब जो पंप वर्क है वो अंदर आ रहा था। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आउटपुट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पर टोटल 2 स्टेटमेंट है हमारे पास सेकंड लॉ के लिए। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा जो है क्लासिक स्टेटमेंट। तो इसमें पहले हम देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच while operating in a cycle produce no other effect except to extract heat from a single reservoir and do the equivalent amount of work। ठीक, मतलब
हम ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आपका हीट इंजन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था, सोर्स से क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क निकालता है और बाकी जो हीट बचती है उसको सिंक में रिजेक्ट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू केपी स्टेटमेंट, केपी मीन्स केल्विन प्लैंक, ठीक है, हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो कि साइक्लिक प्रोसेस में काम करे और कोई अदर इफेक्ट, मतलब क्या हो गया, अदर इफेक्ट एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड डू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जितना अमाउंट का ये हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है उसी अमाउंट में ये वर्क हमारा बाहर निकाल दे। मतलब क्या हुआ कि अगर ये Q1 अमाउंट का हीट इसमें अंदर जा रहा है तो ये W अमाउंट का वर्क बाहर निकाले, और ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 इज इक्वल टू W हो जाए। मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारा सेम नहीं रहेगा। मान लो अगर ये सेम रहता है मतलब क्या हो गया, Q2 0 हो गया, Q2 0 हो गया मतलब इस रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, सिंगल रिजर्वायर। तो हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो सिंगल रिजर्वायर में काम करिए, लिखा हुआ ना, सिंगल रिजर्वायर एंड डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। एक सिंगल रिजर्वायर में काम करे और वर्क आउटपुट निकाल के लाए, ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते। अब यहाँ देखो, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा हीट सोर्स है, यहाँ से हीट इंजन है, Q1 अमाउंट का हीट हमने यहाँ पे सप्लाई किया और W अमाउंट का वो जो वर्क है ये बाहर निकला। तो अगर Q1 इज इक्वल टू W हो गया, मतलब जितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उतना अमाउंट में अगर वर्क निकल गया तो एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 1 मतलब हो गया 100%। तो कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। क्लियर। अब सिंगल रिजर्वायर वाली जो बात थी वो ये है कि आपका यहाँ पे क्या है, Q1 अमाउंट का हीट दिए, W निकल गया, अब ये नीचे जो Q2 है वो Q2 कितना है, 0, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड वाला रिजर्वायर है, मतलब जो सिंक है, वो हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं। तो ये किस में काम कर रहा है, एक सिंगल रिजर्वायर में काम कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस भी कंप्लीट हो रही है और वर्क डन में निकल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सही कौन सा रहेगा, ये कि अगर हमने 100 किलो जूल इसको दिया, 40 किलो जूल आपका क्या वो वर्क निकला, तो बाकी जो 60 बच रहा है वो सिंक में चला जाएगा। ये साइकिल जो है, ये साइकिल आपका पॉसिबल है, बट दिस साइकिल इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज अ PWM2। If an engine exchange heat only with a single thermal reservoir in which heat is supplied is completely converted into equivalent amount of work, it means efficiency is equal to 100%. This type of machine is called PWM2। मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जितना हीट इसमें दे रहे हैं उतनी अमाउंट में अगर वर्क निकल जा रहा है, और अगर ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। हालांकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। So PWM2 violates the second law of thermodynamics. Practically, it is impossible to construct. The efficiency of PWM2, it is 100%, which is not possible. Second is the classes statement. It is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process unaided by any external agency to convey heat from a body at lower temperature to a body at high temperature। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र कर दें, हम ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना सकते। मतलब जैसे ये आपका लोअर टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ से हीट 100 किलो जूल बाहर निकला और हीट पंप जो कि एक यहाँ पे एक मशीन है और जो हमारा हॉट सोर्स है उस पर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर दे रहा है। मतलब Q2 इज इक्वल टू Q1 बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, नो एक्सटर्नल वर्क सप्लाइड। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा कि हमको बाहर से कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये 60 यहाँ से बाहर निकालेगा, 40 यहाँ से अंदर लेगा वर्क के फॉर्म में, तब टोटल ये 100 आपका इस हॉट सोर्स में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। Then these are the comparison of Kelvin Planck statement and क्लासेस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए होता है, क्लासेस स्टेटमेंट जो आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए होता है। दोनों ही क्या है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड नो मैथमेटिकल प्रूफ। क्लियर। तो दीज आर द कंपैरिजंस। अब देखते हैं नेक्स्ट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर।
तो हीट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके लिए हमको कुछ स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है, और ये स्पेशल डिवाइसेस होता है हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प। तो हीट पम्प और रेफ्रिजरेटर जो है थोड़ा सा उनके यूज़ में डिफरेंस भी होता है, और इसका हम इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी होता है, वैसे रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। So first is the heat pump. Heat pump is a device which operating in a cycle maintains a body at a temperature higher than the temperature of surrounding या temperature of atmosphere. जैसे मान लेते हैं कि हमारा हीट पंप है, ये हमारा लोअर टेम्परेचर बॉडी, इट मीन्स दिस इज़ अ इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव टू मेंटेन अ बॉडी। मतलब जैसे मान लीजिए घर है, तो इसको हमको यहाँ पे अगर गर्म करके रखना है, तो ये हीट पंप क्या करेगा, साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा और इस बॉडी को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखेगा। हाई टेम्परेचर के इसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, ये जो नीचे कोल्ड एनवायरनमेंट लिखा हुआ है दैट इज़ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम अच्छा देखते हैं अब इसमें क्या हुआ, ये QH है, इसको ले लेता हूँ मैं Q1, इसको ले लेता हूँ Q2। अब यहाँ बाहर में क्या है, एटमॉस्फेयर है, मतलब अब हीट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अंदर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। अब अगर हीट बाहर निकला तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। बट हमको क्या करना है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अंदर में हीट सप्लाई करना पड़ेगा। कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जितना हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब ये डायरेक्टली तो सप्लाई कर नहीं सकता, तो क्या करेंगे, बाहर से कुछ अमाउंट में वर्क करेंगे और जो हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ये दोनों हीट मिलके जो आपका वार्म हाउस है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से हीट का यहाँ पे फ्लो चलता है। रेफ्रिजरेटर, इसका फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करता है, किसी एक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, किसमें, लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ, ये हमारा ऊपर का हो गया वार्म इन्वायरमेंट, दिस इज एटमॉस्फेयर, ये रेफ्रिजरेटर है, और ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे हमको बॉडी को मेंटेन करके रखना है। तो अब क्या हुआ, फिर से वही फंडा, ये क्या है, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर है, इधर बाहर आपका क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो हीट का फ्लो जो होगा वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी पे। अब चूँकि यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, तो हीट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमको यहाँ से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, Q अमाउंट का हीट बाहर निकलेगा और इस कुछ W वर्क करेंगे, तो ये दोनों ऐड होके वापस आपका इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस तरह का कुछ रहेगा ये, दिस इज़ लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये दोनों, और उसके करस्पॉन्डिंग हीट है QL और QH। बुक में आपको हाई टेम्परेचर के लिए हमेशा Q1 मिलेगा, लोअर टेम्परेचर के लिए Q2 मिलेगा, लोअर टेम्परेचर T2, हाई टेम्परेचर T1। और ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया था कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट कितना है, W प्लस Q2, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है। एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, तो W प्लस Q2 हो गया। ये किसके इक्वल होगा, आउटपुट, दैट इज़ QH या फिर QN। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे भी वही रिलेशन मिल रहा है हमको। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, बस आपको ये ध्यान में रखना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो होता है डिजायर्ड आउटपुट बाय वर्क डन। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट, रेफ्रिजरेटर का काम क्या था, बॉडी को ठंडा करके रखने का, मतलब लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके रखने का। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर्ड आउटपुट हुआ, दिस इज द कूलिंग इफेक्ट। ठीक, डिजायर्ड आउटपुट इसका क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट, और नीचे एज इट इज वर्क डन। तो कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे किसके कारण आया, ये जो लोअर टेम्परेचर के साथ जो हीट था उसके कारण। मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज Q2। ठीक, तो कूलिंग इफेक्ट किसके कारण आ रहा है, Q2 के कारण, तो Q2 बाय W। अगेन Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा सीधा Q2 को डिवाइड कर दिया, तो Q2 डिवाइड करेंगे तो Q1 बाई Q2 माइनस ये वाला पोर्शन आपका 1 हो जाएगा, और ये पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला, 1 अपॉन Q1 माइनस Q2 माइनस 1। हीट पंप, हीट पंप में
ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर है बॉडी, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। देखो फिर से वही चीज रिलेशन निकल कर आया। तो हीट पंप के केस में हम करेंगे जो हमारा हाई टेम्परेचर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हीट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक्चुअली ये अपोजिट हो गया है, दिस इज द T2, दिस इज द T1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1। ठीक है, सो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगेन द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो हीट फ्लो जो होता है वो हमारा हाई टेम्परेचर बॉडी पे होता है, तो उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है, जब बॉडी को हीट करने का काम करता है, हीट करने का काम करेगा मतलब हाई टेम्परेचर पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है वो डिजायर्ड इफेक्ट आपका आ रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। तो ये हो गया Q, गड़बड़ है, दिस इज द Q1। ओके, दिस इज Q1 by W, this is again Q1, this is Q1 minus Q2 और 1 minus Q2 by Q1। क्लियर, Q2 लोअर टेम्परेचर बॉडी और Q1 हाई टेम्परेचर बॉडी। तो यहाँ पे जो 2 दिख रहा है दैट इज नॉट द 2, दैट इज द Q1 by W एंड Q1 अपॉन Q1 minus 2 एंड 1 minus 1 अपॉन 1 minus Q2 by Q1। यदि अभी ये आपको दिख रहा है ये आपका करेक्ट है, उसको आप लोग करेक्शन कर लें। देन दोनों का जो COP है उन दोनों के COP का रिलेशन। तो COP ऑफ HP जो होता है दैट इज द Q हीट अपॉन W। Q हीट इज इक्वल टू QH माइनस QL इज इक्वल टू, अच्छा QH अब क्या हो जाएगा, W नेट प्लस QL, तो W नेट बाय QH माइनस QL प्लस QL अपॉन QH माइनस QL। ठीक, अब ये QH और QL में कंफ्यूज नहीं होना, QH जो है वो Q1 है, QL जो है वो आपका Q2 है। तो यहाँ पे क्या बचा, W अपॉन Q1 माइनस Q2। अब W इज इक्वल टू भी क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है, तो ये आपका अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1। और ये क्या बचा फिर इधर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये वाला जो पोर्शन है, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 ये क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमको क्या मिला, COP ऑफ HP इज इक्वल टू COP ऑफ REF। ये हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट एक साथ चलता है। एक साथ चलता है इसका मतलब क्या हुआ कि देखने में ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग है, बट दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। बट जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों रिलेटेड है और दोनों पैरेलल चलता है। तो क्वेश्चन आप ऐसा भी पूछ सकता है कि दैट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, या फिर शो दैट द बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ आर पैरेलल। तो हम यहाँ पे मान के ये चलते हैं कि वायलेशन ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट, वायलेशन ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ जो वर्क है वो वर्क हम यहाँ पर 0 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अगर 0 कंसिडर करके चल रहे हैं तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये Q1 और Q2 हमारा सेम हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि एक रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर के साथ एक हमारा हीट पंप लगा हुआ है और एक हीट इंजन लगा हुआ है। वायलेशन ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट के अगर हम इसको कंसिडर करें कि देखो इक्विवेलेंस में क्या होता है कि एक को अगर हम उल्टा मान के चलें, मतलब एक लॉ का वायलेशन करें एक का अपोजिट मान के चलें, तो दूसरा रिजल्ट भी हमारा अपोजिट निकल कर आना चाहिए। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ या स्टेटमेंट्स या इक्विवेलेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट। क्लासेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं W इज इक्वल टू 0। तो W इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, उस कंडीशन में Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, Q2 आ गया। Q1 और Q2 हमारा दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे ये मानते हैं कि ये हमारा जो दोनों रिजर्वायर है ये हमारा एक रिजर्वायर है, एक ही रिजर्वायर के बीच में हीट पंप और हीट इंजन दोनों काम कर रहा है। ठीक, तो देखो कौन कौन सा अजम्पशन हो गया, सबसे पहला अजम्पशन हो गया सेम रिजर्वायर का, सेकंड अजम्पशन हो गया हमारा द W इज इक्वल टू 0 कौन से कंडीशन में, हीट पंप के केस में, और तीसरा हीट रिजेक्टेड बाय हीट पंप, मतलब ये वाला Q2
हीट रिजेक्टेड बाय लो, यहाँ पे एफ पी लिख देता था, मतलब ये पंप के हो गया, इज इक्वल टू हीट गेन बाय हीट इंजन। मतलब ये जो Q2 है, जो रिजर्वायर से जो हीट इंजन में जितना हीट जा रहा है वो हीट, और पंप से जितना हीट बाहर जा रहा है वो हीट, तो ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। हम इतना कंसिडर करके चलते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि ये अमाउंट हमारा क्या हो गया, ज़ीरो, जितना हीट जा रहा है उतना ही हीट इस रिजर्वायर में चला गया, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। सेकेंड असम्पशन के अकॉर्डिंग ये जो हीट इंजन है वो भी उतना ही हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब यहाँ से जितना हीट निकला वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो हमको इस रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको इस रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं है तो हम इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा सेट करते हैं फिर से, तो हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई हमने यहाँ से हीट लिया, हीट लेने के बाद चूँकि W 0 है तो दिस Q1 इज इक्वल टू Q2, और वापस वो आपका हीट इंजन में चला गया। हीट इंजन में जाने के बाद कुछ हमको वर्क मिला, और वापस जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर था उसमें आपका हीट चला गया। फिर से ये क्या करेगा, इधर से हीट एब्जॉर्ब करना, और ये तो इस तरीके से देखो ये आपकी कंप्लीट साइकिल बनती जा रही है। वर्क हमको यहाँ पे बाहर निकल रहा है, और वर्क बाहर निकल रहा है, साइकिल कंप्लीट हुई है, एक टेम्परेचर रिजर्वायर है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो रिजल्ट क्या मिला कि भाई हमने क्लास स्टेटमेंट अपोजिट लेके चला, और हमको लास्ट में केल्विन प्लैंक का भी अपोजिट मिला। तो दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट। तो एक मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर हम क्लासेस स्टेटमेंट को वायलेशन यहाँ पे हम करें तो हमको केल्विन प्लैंक वायलेशन मिलता है। अब आपको देखना है कि केल्विन प्लैंक का वायलेशन करने से भी क्या क्लासेस का वायलेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको करके देखना है। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।